नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय नंबर 10 की तरफ, जिसका नाम है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। इस पूरी की पूरे अध्याय में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी तौर पर आक्रमण जो है वो भारत के अंदर क्यों हुआ, कौन थे विदेशी जिन्होंने आक्रमण किया, उस समय पर भारत की स्थिति कौन थी। इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज यानी कि भाग नंबर 1 के अंदर हम चर्चा करेंगे यूनानी आक्रमण। यूनान यानी कि ग्रीस की बात करेंगे कि सब यूनानी आक्रमण की क्या स्थिति थी भारत के अंदर और ये बाह्य आक्रमण हुए कौन और करने वाले लोग कौन थे। तो चलिए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एक मैप के माध्यम से इस पूरी के पूरे चैप्टर को कि आक्रमण हो कहां से रहा था और आक्रमण कर क्यों रहे थे। चलिए, तो यहां पर मैं पहले एक छोटा सा भारत का मैप बनाता हूं, जिससे आप चीजों को थोड़ा और बेटर तरीके से समझ पाओ। और भारत का मैप बनाने के बाद हम और बेटर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। हमें चीजें जो है वो पूर्णतः याद भी रह पाएगी। चलो, देखो, ये भारत का एक अप्रोक्सीमेट आइडिया वाला मैप जो है हम पूर्णतः बना सकते हैं। अब हमें भारत से जब भी आक्रमण की बात होती थी, तो देखो नीचे वाला क्षेत्र जो है वहां पर तो पूर्णतः समुद्र है। अगर मैं उत्तरी क्षेत्र की बात करूं तो हमें यहाँ पर पहाड़ देखने को मिलते हैं जो पूर्णतः भारत की रक्षा करते हैं। इस तरफ चीन है, दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कौन, सब दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र। और यही वो क्षेत्र था जहां से हमें मैक्सिमम तौर पर जो आक्रांता आते हुए थे वो पूर्णतः देखने को मिलते थे। मध्यकालीन इतिहास तक जितने भी आक्रांता आए वो सारे के सारे इसी तरफ से आए थे। ये पूरा का पूरा इलाका इस वजह से अपने आप में कमजोर था क्योंकि इतने बड़े भारत के ऊपर एक तरीके से राजनीति करना या राजनीतिक स्थिरता लाना अपने आप में मुश्किल था। कुछ राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने भारत को राजनीतिक स्थिरता पूर्णतः दी गई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक हो गए, जिनके समय पर हमें ऐसे आक्रांता नहीं देखने को मिलते। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर राजनीतिक स्थिरता कम होती है, हमें आक्रांता पूर्णतः देखने को मिलते हैं। इसका छोटा एग्जाम्पल मैं ये भी दे सकता हूँ कि पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को अगर हम समझे कि पहले भारत जो था 16 महाजनपद के अंदर जो है वो बटा हुआ था। इन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है और ये महाजनपद कौन सी थी? मगध। मगध यानी कि प्रेजेंट डे, आज की अगर मैं बात करूं तो बिहार वाले क्षेत्र। तो हमें देखने को मिलता है मगध जो था वो अपने आप में धीरे-धीरे साम्राज्य बनता जाता है। शुरुआत होती है साहब इसकी बिंबिसार से। बिंबिसार जब राजा था उसने मगध को धीरे-धीरे बढ़ाया और हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर तो मगध बहुत ताकतवर हो चुका था। अशोक के समय पर तो पूरे के पूरे भारत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के ऊपर मगध साम्राज्य जो था उसका शासन पूर्णतः चल रहा था। अब स्थिति ये होगी कि भारत सोने की चिड़िया थी। क्यों? क्योंकि व्यापार के तौर पर तगड़ी, संसाधन के तौर पर तगड़ी, हम कहेंगे साहब कल्चर के तौर पर तगड़ी, बहुत शानदार देश था। इस वजह से बाहरी जो आक्रांता हैं वो पूर्णतः आएँगे। किस नीति के तहत आएँगे साहब? अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत आएँगे और भारत के अंदर जैसे ही राजनीतिक अस्थिरता आएगी, तो ये सारे के सारे जो भी आक्रांता हैं पूर्णतः आएँगे। इस क्षेत्र से आक्रांता कौन से आएँगे? शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है यूनान। यूनान कौन? तो साहब हमें देखने को मिलता है यूनानियों की अगर मैं बात करता हूँ, तो ग्रीस वाले पार्ट। अब इन यूनानियों द्वारा आक्रमण किए गए कौन-कौन से ये लोग थे, इन सभी बिंदुओं के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। मौर्य काल के पतन से लेकर गुप्त काल, यहाँ पर दो कालों के बारे में बात की जा रही है। मौर्य काल से पतन को लेकर गुप्त काल के उदय तक भारतवर्ष का इतिहास जो है वो यूनानियों, शकों, हुणों और कुषाणों के शासन की साम्राज्यवादिता का इतिहास जो है वो पूर्णतः बयां करता है। ये ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत के अंदर शासन किया, पर इनके अगर बारे में कहा जाए तो ये बाहर से पूर्णतः आए थे। अब भारत क्यों आए थे? तो देखो भाई, सोने की चिड़िया है, व्यापार तगड़ा है, शिक्षा भारत की तगड़ी है, कल्चर भारत का तगड़ा है, भारत के अंदर संसाधनों से भरा हुआ है, सारे के सारे आक्रांता इसी वजह से आए थे। एशिया की राजनीतिक संपर्कों ने दो क्षेत्रों के मध्य उत्तरवर्ती संस्कृति समन्वय को जन्म दिया। अब ये कौन से इलाके थे? आप सब इन दोनों को देखो। एशिया की अगर मैं बात करूं तो एक तो ये वाला इलाका जो पूर्णतः भारत से अपने आप में अलग है, और एक भारत। जब इन दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिला, क्योंकि भाई इनका ये जब अपने आक्रांता के तौर पर आएंगे तो अपनी संस्कृति लेकर आएंगे, अपना खान पान लेकर आएंगे, अपना रहन सहन लेकर आएंगे, और भारत का खान पान रहन सहन अलग था। तो इन दोनों के बीच में हम उत्तरवर्ती संस्कृति का समन्वय जो है वो पूर्णतः देखने को मिलता है। विदेशी समूह ने भारतीय संस्कृति की ग्रहण करके शक्ति के कारण जो है अपने देखने को मिलता है इनको उन्होंने पहचान खो दी। यानी जो भी विदेशी समूह आए, जब वो भारत के अंदर पूर्णतः आए तो उन्होंने अपनी पूर्णतः जो पहचान थी उसको तो खो दिया और वो भारतीयता के रंग में पूर्णतः रंग गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि कुषाण जो आए थे, या फिर कहूंगा साहब हुण जो आए थे, वो पूर्णतः आए बाहरी तौर पर थे, लेकिन अगर उनके शासन की बात करूं, चाहे मैं धर्म की बात करूं, चाहे मैं संस्कृति की बात करूं या व्यापार की बात करूं, उसके अंदर पूर्णतः हमें भारतीयता की झलक जो है वो देखने को मिलती है। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे साहब यूनानी आक्रमण के तौर पे।
हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सपना देखा था कि वो पूर्णतः दुनिया को जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकता है, पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो शासन कर सकता है। और हम बात करेंगे किसकी? तो हम बात करेंगे साहब सिकंदर की। सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर द महान की बात करेंगे। चलिए, तो यूनानी आक्रमण के बारे में हम सिकंदर के आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे और हम यहाँ पर 3 बड़ी घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली घटना, यूनानी आक्रमण व भारतीय राजनीतिक स्थिति कि साहब जब यूनान का आक्रमण हुआ तो भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा हम देखेंगे साहब पोरस के साथ युद्ध, जिस प्रकार हमें देखने को मिलता है सिकंदर जब पहली तरफ भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था तो वहां पर जो साम्राज्य था, झेलम और चिनाब नदी के बीच में जो साम्राज्य था वो पोरस का साम्राज्य था। और जब पहली बार किसी भारतीय राजा से सिकंदर लड़ता है तो उसको लगता है कि भैया इनका जो पहला राजा है वो इतना ताकतवर है, आगे जाने का तो क्या फायदा, आगे तो स्थिति अपने आप में और दयनीय है। साथ साथ में हम देखेंगे सिकंदर की वापसी की, कि सिकंदर की वापसी और ज्यादा खतरनाक थी। भारत एकमात्र ऐसा जगह थी जिसको सिकंदर जो है वो पूर्णतः नहीं जीत पाया था। उसकी वापसी के अंदर स्थिति आती है और अंत में उस देखने को मिलता है साहब बेबीलोन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। एक एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला है साहब यूनानी आक्रमण व भारतीय राजनीति। सिकंदर एक महान विजेता था। उसके कार्यों ने यूनानी सभ्यता व संस्कृति के पूर्णतः प्रचार के अंदर भी योग दिया। आज भी हम यूनानी सभ्यता की बात करते हैं, यूनानी संस्कृति की बात करते हैं, तो उसके प्रचार प्रसार में जो जिसका सबसे बड़ा योगदान है तो वो साहब सिकंदर का ही पूर्णतः हमें देखने को मिलता है। यूनान अपने आप में वहां के जो फिलोसोफर्स थे, वहां के जो दार्शनिक थे, वहां की जो कला थी, वहां की जो संस्कृति थी, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसमें सिकंदर का भी हम पूर्णतः श्रेय देखने को मिलता है, जिससे इसका प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर। अपनी विश्व विजय की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पश्चिमी एशिया, मिस्र, ईरान, बल्क आदि पर विजय प्राप्त कर उसने हिंदू कुश को पार करके भारत पर आक्रमण पूर्णतः कर दिया। अब यहां पर आप देखो कि सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण के लिए इतना ज्यादा ललायत क्यों था, इसका क्या कारण था, तो इस बारे में चर्चा करते हैं। देखो उस समय पर जो दुनिया थी वो अपने आप में क्या था, यूरोप वाला क्षेत्र था, भारत वाला क्षेत्र था, चीन वाला क्षेत्र था। इसके अलावा और जो दूसरे क्षेत्र थे वहां पर तो पूर्णतः हमें देखने को मिलता था कि लोग निवास भी करते हैं नहीं करते, दुनिया को पूर्णतः पता ही नहीं था। काफी सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर बर्बर कबीले थे, वहां की भी स्थिति कोई खास नहीं थी। तो दुनिया का जो केंद्र था वो अपने आप में पूर्णतः बड़ा छोटा सा था, यूरोप और एशिया का कुछ क्षेत्र हो गया। अफ्रीका भी अपने आप में इतना कोई ज्यादा ताकतवर नहीं था। साथ साथ में हम देखेंगे कि अरब क्षेत्र अपने आप में ताकतवर था, लेकिन अगर मैं उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी की बात करूं तो वहां पर तो स्थिति थी। यानी अगर किसी को भी दुनिया को जीतना है तो अगर उसने एशिया को साथ साथ में उत्तरी अफ्रीका को और साथ साथ में यूरोप को अगर फतेह कर ली तो वो दुनिया का पूर्णतः राजा बन जाएगा। इस वजह से जो सिकंदर था वो इतना ललायत था भारत को पूर्णतः जीतने के लिए। भारत में इस समय पर पूर्व में शक्तिशाली मगध साम्राज्य था। अब भारत के अंदर राजनीतिक स्थिति थी क्या थी उसके बारे में चर्चा करूं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो बिहार वाला क्षेत्र है उसको कहा जाता था मगध के तौर पर, जिसकी राजधानी थी उन दिनों पर पाटलिपुत्र। अब ये बिहार वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो भारत है वो अपने आप में 16 महाजनपद में बटा हुआ था। मगध क्योंकि एक ताकतवर महाजनपद बनता है, इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि साहब मगध का विस्तार पूर्णतः होता जाता है और उन सारे के सारे 16 महाजनपद जिसमें भारत बटा हुआ था उन सबको अपने साथ जो है मगध पूर्णतः बटोर लेता है और मगध सिर्फ और सिर्फ एक जनपद की जगह अब बन जाता है क्या, साम्राज्य, पूर्णतः साम्राज्य। उस समय पर मगध के अंदर हमें देखने को मिलता है नंद वंश का शासन जो है वो पूर्णतः चल रहा था। नंद वंश का शासन जो है पूर्णतः चल रहा था। इस क्षेत्र में अनेक छोटे बड़े जनपद, राजतंत्र और गणतंत्र विद्यमान थे। इनमें अशक, नीसा, अस्केनौज, साथ साथ में कपिशा, शूद्रक, तक्षशिला, मालव और अंबष्ट प्रमुख थे। राजतंत्र और गणतंत्रों को समाप्त करना चाहते थे। हमें देखने को मिलता है कि जबकि गणतंत्रों के लिए राजतंत्रों की सत्ता असहनीय थी। राजतंत्र यानी जिसे यहाँ पर किसका शासन होगा, तो पूर्णतः हमें यहाँ पर राजा का शासन देखने को मिलेगा। गणतंत्र यहाँ पर किसका शासन होगा, सब गणों का शासन होगा। एक तरीके से जैसे आज के रिपब्लिक होते हैं, यानी हम पूर्णतः कह सकते हैं कि सब राजतंत्र जो है वो गणतंत्र को खत्म करना चाहते थे और गणतंत्र जो है वो अपने आप में राजतंत्र को खत्म करना चाहते थे। हालांकि गणतंत्रों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही गणतंत्र देखने को मिलता है, बाकी मुख्यतः राजतंत्र की ही सत्ता थी। अनेक देशद्रोही और पद लोलूप यानी पद की इच्छा रखने वाले राजाओं के सहयोग से सिकंदर जो है उसने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा के अंदर पूर्णतः प्रवेश कर लिया। पश्चिमोत्तर सीमा कौन सी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र वाली सीमा। अब स्थिति ये क्या हुई कि साहब वहां पर ऐसे ऐसे कुछ निकृष्ट राजा थे जो कि अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करते थे, वो दूसरों से ज्यादा ईर्ष्या करते थे, पद की लोलुपता उनके मन में थी। इस वजह से पूर्णतः सिकंदर जो है वो जैसे तैसे प्रवेश कर लेता है। अब जैसे ही वो प्रवेश करता है उसको एक व्यक्ति मिलता है, या मैं कहूंगा साहब एक राजा मिलता है जो उसकी नींद हराम कर देता है। कौन था साहब, वो था पोरस। तो देखते हैं साहब पोरस के साथ कितना खतरनाक हिडेप्सस का युद्ध हुआ, इसके अंदर क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करें।
पोरस का राज्य जो है वो झेलम व चिनाब नदी, चिनाब या फिर चिनाब भी कह सकते हैं, उसके मध्य के क्षेत्र के अंदर स्थित है। यानी ऊपर का जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहां की यहाँ पर बात की जा रही है, उसके आसपास वाला क्षेत्र। सिकंदर ने पोरस के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए अपना दूत भेजा, पर पोरस ने उसको पूर्णतः यहाँ पर मना कर दिया। उसने मना कर दिया कि साहब मैं कोई अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार हूं। युद्ध क्षेत्र वर्षा के पानी और कीचड़ से भरा हुआ था। उस जिस समय पर हमें देखने को मिल रहा था कि सिकंदर आक्रमण करता है, उस समय पर युद्ध क्षेत्र जो है वो पूर्णतः वर्षा से भरा हुआ था। सिकंदर का नदी पार कर आक्रमण करना जो है का साहस जो है वो पूर्णतः नहीं हुआ। स्थिति ये दयनीय हुई कि सब सिकंदर जो था वो अब नदी पार नहीं कर सकता था, क्योंकि मौसम इतना खतरनाक हो चुका था, जंगल थे, इलाका ऐसा था कि साहब पानी हर जगह भर चुका था। अब हमें स्थिति देखने को मिलती है कि पोरस को ये बात लगती है कि साहब अब सिकंदर जो है वो पूर्णतः युद्ध करने नहीं आ पाएगा, क्योंकि स्थिति इतनी ज्यादा उसके लिए सही नहीं है। इस पूरी की पूरी बात को मैं अरियान, जो कि एक बहुत बड़ा इतिहासकार था उस समय का यूनानी, वो कहता है कि साहब सिकंदर ने सेना को कई भागों में बांट दिया, जिससे पोरस का ध्यान जो है वो पूर्णतः बट जाए। अब पोरस क्या करता है साहब कि उसको तो लगता है कि साहब सिकंदर किसी भी हालत के अंदर पूर्णतः युद्ध जो है वो नहीं कर पाएगा। पर सिकंदर ने एक नई चाल जो है वो चल रही थी। उसने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी सेना को अपनी पूरी की पूरी सेना को जो है वो कई सारे भागों के अंदर बांट दिया। मुख्यतः मान लो कि 3 भागों के अंदर बांट। एक सेना तो वहीं पर ही रही जहां पर सेना ने कैंप कर रखा था, जहां पर सेना रुकी हुई थी। एक सेना जो है वो दक्षिणी तरफ से आने की कोशिश कर रही थी, और एक सेना जो है वो हमें देखने को मिल रहा था कि औचक तौर पे युद्ध करने की तैयारी कर रही थी। अब अगर हमें देखने को मिलता है, सब पोरस ने अगर कुछ लोगों को उसके कैंप को देखने के लिए भेजा भी होगा, तो हमें देखने को मिलता है कि पोरस इस बात पे निश्चिंत हो गया कि हाँ यार, ये तो आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन सिकंदर चालाक आदमी था, उसने बढ़िया तौर पर एक तीसरी टुकड़ी तैयार कर रखी थी। 11,000 सैनिकों का एक बढ़िया तौर पर समूह तैयार कर रखा था, जो लड़ने के लिए तैयार था। सिकंदर की ये योजना सफल हुई, और पोरस को यह विश्वास हो गया कि सिकंदर रात में नदी पार नहीं कर पाएगा। सिकंदर ने अपने 11,000 चुने हुए सैनिकों को 16 मील उत्तर की ओर भेजा, और झेलम नदी जो है वो पार करवाई। यूनानी सेना ने पोरस को घेर लिया और बंदी बनाकर सिकंदर के समक्ष जो है वो पूर्णतः ले गया। सिकंदर के समक्ष जो है वो पूर्णतः ले गया। अब स्थिति और तगड़ी हो जाती है। स्थिति तगड़ी कैसे हो जाती है कि सिकंदर को इस बात का ऐसा लगता है कि भई अब पोरस मेरे पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका है, तो अब तो ये पूर्णतः कमज़ोर हो जाएगा। सिकंदर ने पोरस से पूछा कि भैया बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूँ? तो पोरस ने सिकंदर की आँखों में आँखें डालकर बोला कि जैसा एक राजा राजा के साथ करता है, वैसा ही आप सलूक जो है मेरे साथ कीजिए। अब निर्भीकता को देखकर सिकंदर जो है वो पूर्णतः हो गया, और उसने पोरस को वापस से छोड़ दिया। ये पूरी की पूरी कहानी थी पोरस की। अब पोरस महान इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि साहब सोचो, एक तो निर्भीकता इतनी तगड़ी, वो युद्ध से पीछे हटा नहीं। सिकंदर की सेना ही इतनी तगड़ी थी, इतनी ज्यादा थी कि पोरस का हारना तो पूर्णतः निश्चित था। लेकिन पोरस फिर भी नहीं डरा और अपनी मातृभूमि के लिए पूर्णतः अंतिम समय तक लड़ता रहा। अब तीसरी स्थिति हम देखेंगे सब सिकंदर की वापसी के बारे में। सिकंदर की सेना को कुछ और जातियों से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसकी सेना का मनोबल जो था वो टूट गया। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने यूनान की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने से पहले जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया में उसकी वहां पर पूर्णतः मृत्यु हो गई, जो कि हमें देखने को मिलता है कि यूनानी जो एक सपना देखा था सिकंदर ने, उसका खात्मा उस समय पर पूर्णतः हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे साहब इस आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के अगर प्रभाव की बात करूं, तो स्थायी प्रत्यक्ष प्रभाव जो है वो खास नहीं पड़ा। कारण क्यों? क्योंकि साहब भारत की राजनीतिक परिवर्तन उस समय पर इतना ज्यादा हो रहा था कि सिकंदर का प्रभाव नहीं पड़ा। साथ साथ में सिकंदर जो था वो भारत की आंतरिक सीमा तक पूर्णतः पहुंचा ही नहीं। पोरस के बाद जो है वो वापस से पूर्णतः चला जाता है। भारत के छोटे छोटे राज्यों की शक्ति जो है वो कमजोर हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य का रास्ता जो था वो पूर्णतः आसान हो गया। अब ये स्थिति और शानदार हो गई जब चंद्रगुप्त मौर्य जो था, अब इसकी स्थिति ये हुई कि अब वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। भारत के अंदर साम्राज्य की स्थापना जो है वो पूर्णतः कर सकता है। एक तरफ सिकंदर का डर यहाँ पर खत्म हो गया, दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो नंद साम्राज्य था वो अपने आप में पूर्णतः खत्म हो गया। इस वजह से अब चंद्रगुप्त मौर्य का रास्ता बड़ा आसान हो। सिकंदर के भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व ने भारतीय तिथि क्रम के निर्धारण में बहुत ज्यादा सहयोग दिया। भैया जब हम देखते हैं कि इतिहासकारों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तिथि क्रम, कि वो जान सके सब तिथि क्या पूर्णतः दी गई। तो ये देखने को मिलता है 326 ईसा पूर्व में भारतीय तिथि क्रम के निर्धारण जो है वो यहाँ पर किया जा सका। भारत तथा पश्चिमी देशों के मध्य जो है वो व्यापारिक संबंध दृढ़ हुआ। भारत व यूनान के मध्य जो है वो आवागमन के लिए समुद्री तथा स्थलीय मार्ग जो है वो पूर्णतः खुल गए थे। समुद्री तथा स्थलीय मार्ग जो है वो पूर्णतः कर गए, क्योंकि संस्कृतियों का आपस में आदान प्रदान हुआ। व्यापारिक मार्ग जो थे वो पूर्णतः यहाँ पर खुल गए थे। ये भी हमें मुख्यतः देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंदर भी बढ़ोतरी हुई।
यूनानी साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों पर अधिकार स्थापित करने के लिए सिकंदर के दो सेनापति जो थे वो सेल्यूकस और एंटिगोन के मध्य जो था वो एक लंबा संघर्ष हुआ और सेल्यूकस जो था यहाँ पर पूर्णतः विजयी हुआ। सेल्यूकस जो था वो पूर्णतः यहाँ पर विजयी हुआ। ये स्थिति हमें पूर्णतः देखने को मिलती है। अभी सेल्यूकस कौन था? साहब सेल्यूकस की कहानी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर सेल्यूकस का जो है वो ताकत थी। चंद्रगुप्त मौर्य का भी सेल्यूकस से बड़ा संघर्ष होता है जिसमें सेल्यूकस अपनी हार को पूर्णतः मान लेता है। वो अपने एक दूत को भेजता है जिसका नाम था मेगास्थनीस और अपनी बेटी हेलिना की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। ये भी बड़ी ध्यान रखने वाली। भारत में जीते गए प्रदेशों को पुनः अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पे उस समय पर चंद्रगुप्त मौर्य था ने न केवल सफल प्रतिरोध किया बल्कि संधि की शर्तों से उसकी विजय भी पूर्णतः सिद्ध होती है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त के दरबार के अंदर पूर्णतः भेजा और यही मेगास्थनीस था जिन्होंने किताब लिखी है सब इंडिका। अच्छा, इसी के साथ साथ में चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी करी हेलिना से। हेलिना से जो कि किसकी बेटी थी? तो बेटा अपने को ध्यान रखना है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। अब हम चर्चा करेंगे साहब यूनानी, जब हम आक्रमण की बात करें तो हम बात करेंगे साहब भारतीय यूनानियों के बीच। तो चलिए मैं एक बार वापस से एक मैप बनाता हूं जिससे आपको चीजें और बढ़िया तौर पर समझ आ सके। देखो, अगर मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप यहां पर बनाऊंगा तो मुझे यहां पर देखने को मिलता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था यूरोप, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया और साथ साथ में आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। बिल्कुल रफ सा मैप है, सिर्फ आइडिया लगाने वाली यहाँ पर बात है। अब देखो, यहाँ पे तो है भारत और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है साहब कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर और भारत की सीमा के बीच में जो पूरा का पूरा क्षेत्र था वो बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता था। बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता था। अब यहां से भी हमें आक्रमण जो है वो भारत की तरफ देखने को मिलता है। उसकी क्या क्या बातें थी उन सभी के बारे में चर्चा करें। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को परास्त कर पश्चिमोत्तर प्रदेशों तथा अफगानिस्तान पर अपना अधिकार कर लिया। मौर्य साम्राज्य के पतन उपरांत जो है वो भारत पर पश्चिमोत्तर से पुनः विदेशियों का आक्रमण जो है वो प्रारंभ हो गया। अब स्थिति क्या हुई? जैसे ही भारत की राजनीतिक स्थिरता कमजोर हुई, देखो क्या हुआ। मगध साम्राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो सिकंदर के समय पर नंदवंश था। सिकंदर वापस चला गया, नंदवंश जो था वो कमजोर होता गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को हराकर पूर्णतः अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को और बढ़ाया। साथ साथ में उसके बेटे जिसका नाम था बिंदुसार, उसने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाया और अशोक ने तो इस साम्राज्य को दूर दराज के क्षेत्रों तक पूर्णतः पहुंचा दिया और भारत का एक तरीके से एकीकरण कर दिया। ये ध्यान रखने वाली बात। अब अशोक के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो उसके उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे। बृहद्रथ अंतिम मौर्य साम्राज्य के शासक के तौर पर देखा जाता है और बृहद्रथ को हराने वाला था, हमें याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। अब स्थिति क्या हुई कि साहब जैसे ही मौर्य साम्राज्य जो था कमजोर हुआ तो अब विदेशी आक्रमण जो थे वो उत्तर हमें देखने को मिलेगा पश्चिमी क्षेत्र से वापस से चालू हो जाएंगे। सर्वप्रथम आने वाले बल्क बैक्ट्रिया के यवन शासक थे। उन्होंने कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। यूनानी शासकों में डेमित्रियस का पुष्यमित्र शुंग के साथ संघर्ष हुआ। सबसे अधिक सफल तथा प्रतापी भारतीय यूनानी शासक मिनेंडर था, 150 से 130 ईसा पूर्व के समय पर। उसने सिक्कों पर धर्म चक्र के चिन्ह अंकित कराए जिनसे यह सिद्ध होता है कि वह धर्मनिष्ठ बौद्ध था, यानी बौद्ध धर्म का उसके ऊपर बड़ा प्रभाव था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों के अनुसार इस विशाल राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? सियालकोट। आज के तौर पर सियालकोट के नाम से जाना जाता है, उस समय पर साकल, उस क्षेत्र को साकल के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति के प्रबल प्रभाव और उसकी ग्रहण शक्ति के शीघ्र ही यूनानियों को आत्मसात कर लिया और साथ साथ में असंख्य यूनानी भारतीय धर्मों के अनुयायी बन गए। अब सोचो साहब, जो भारतीय विदेशी आक्रांता बन के आए थे वो भारतीयता के अंदर इतने ज्यादा घुल मिल गए कि हमें देखने को मिलता है भारतीय धर्मों को भी अपनाया, संस्कृति को भी अपनाया, लोगों को भी अपनाया, भाषा को भी अपनाया और साथ साथ में भारतीयता के अंदर अपने आप को दबा लिया। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं हिंद यवन शासक मिनेंडर के कुछ सिक्कों के बारे में बात कर रहा हूँ। साहब आप देखो कि सिक्कों का उस समय पर हम इन सिक्कों से बात समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें गौतम बुद्ध की जो है वो फोटो देखने को मिल रही है। तो आप सोचो कि उन्होंने भारत के धर्म, बौद्ध धर्म को पूर्णतः यहाँ पर अपना लिया था, जो कि उनके आत्मसातीकरण की कहानी बयां करता है। तो आज की क्लास यहीं तक ही। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें, क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।